नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीप्ति नायर और मैं पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन शिक्षा मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्वांचल आईएएस के बारे में जो दो बातें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो आपसे साझा करना चाहती हूँ। पूर्वांचल आईएएस एक ऐसा वेंचर है जो सस्टेनेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। पूर्वांचल आईएएस के जरिए समाज के कमज़ोर वर्ग, महिला वर्ग या आर्थिक पृष्ठभूमि या सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से जो विद्यार्थी बड़े शहरों में जाकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन शिक्षा मंच से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस व्याख्यान में हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा का जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय के बारे में परीक्षोपयोगी विश्लेषण करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले ये रहा मेरा परिचय। राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से लागू परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो परीक्षा की योजना कुछ इस प्रकार होगी। राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होंगे, जिसमें प्रथम चरण राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगा, द्वितीय चरण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होगा और तृतीय चरण साक्षात्कार का होगा। आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों के आधार पर होगी। इसके 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना कुछ इस तरीके से होगी। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और अंक 200 होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा, इसके लिए भी समय 2 घंटे का होगा और 200 अंक दिए जाएंगे। ध्यान रखने योग्य यहाँ ये है कि यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता घोषित की जाती है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर हम देखें तो जो सामान्य अध्ययन का पेपर है या सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, उसके बारे में, उसके घटकों के बारे में यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, विश्व और भारत का भूगोल, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की संवैधानिक प्रणाली और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इन दोनों का विश्लेषण किया जाएगा। भारत की संविधान, शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। विज्ञान और तकनीकी, वर्तमान सूचना यानी करंट अफेयर्स, इसके साथ ही संचार प्रौद्योगिकी यानी आईटी के बारे में हमें जानना होगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले, इसके साथ ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक और सांविधिक निकाय, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण घटक है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य स्वरूप के होंगे। इसके प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जिसमें इतिहास और भूगोल के घटकों का समावेशन किया गया है। इसके लिए अवधि 3 घंटे की होगी, पूर्णांक 300 अंक के होंगे और माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि जो बच्चे अंग्रेजी से परहेज करते हैं उन्हें हिंदी माध्यम में लिखने के लिए माध्यम अवेलेबल है या सुविधा अवेलेबल है। इसी के साथ अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए भी लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो है सामान्य अध्ययन पेपर 2। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, पूर्णांक 300 होंगे और हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में लिखने की सुविधा होगी। तृतीय प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य अध्ययन 3 के नाम से जाना जाएगा, जिसमें विज्ञान और तकनीकी के बारे में विश्लेषण किया जाएगा। इनमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 300 पूर्णांक होंगे। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थी अपना उत्तर लिख सकेंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र
दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 अंकों का यह पेपर होगा। इसमें भी आप हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपना उत्तर लिख सकते हैं। जो 5वां और 6ठा प्रश्न पत्र है, इसमें सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के बारे में पूछा जाएगा। अब सामान्य हिंदी और व्याकरण स्कूली स्तर पर होगी, यानी 10वीं स्टैंडर्ड तक, 10वीं कक्षा तक आपने जो हिंदी व्याकरण की समझ विकसित की है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय होगा। यहाँ अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये 5वां और 6ठा जो प्रश्न पत्र है वो अनिवार्य हिंदी में ही लिखना होगा। 6ठा प्रश्न पत्र जो है ये हिंदी निबंध के रूप में और प्रारूप लेखन, जिसे हम प्रेसी कहते हैं, इससे रिलेटेड होगा, इसके संदर्भ में होगा। इसके लिए 2 घंटे का समयावधि दिया गया है और 100 नंबर का या 100 पूर्णांक का यह पेपर होगा जो हिंदी में लिखना अनिवार्य है। जो तीसरा चरण है वो है साक्षात्कार, और साक्षात्कार के लिए 175 मार्क्स की सुविधा दी हुई है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन होगा, जिसमें कुल अंकों की जो परीक्षा होगी वो होगी 1575 मार्क्स या 1575 मार्क्स। अब समझते हैं कि आपकी जो पेपर का स्वरूप होगा वो किस तरीके से होगा। जैसे कि हमने पहले ही बताया, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव स्वरूप की होगी, यानी वस्तुनिष्ठ स्वरूप की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे। उनमें से ABCD में से जो सही उत्तर माना जाएगा उसमें से एक उत्तर पर चिन्ह लगाएं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की समयावधि जो है वो 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न हिंदी तथा अंग्रेजी में होगा और इनका जो चिन्हित आंसर होगा या जो उत्तर आपको चिन्हित करना होगा वो OMR शीट पर करना होगा। अब आते हैं राज्य सेवा के मुख्य परीक्षा के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करते हैं। सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 व समय 3 घंटों का होगा। सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड A और खंड B यानी खंड अ और ब रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई से 3 अतिलघुत्तरीय, 2 लघुत्तरीय और 1 दीर्घोत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब यहाँ इस सेशन में जो आप अभी सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, इस सेशन के अंत में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि जो उत्तर लेखन होता है वो किस तरीके से किया जाए। बहुत बच्चों के प्रश्न ये होते हैं कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए या फिर उत्तर लेखन की तैयारी कैसे की जाए। हमारे सेशंस में हम उत्तर लेखन की तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, अंत तक देखिए। प्रत्येक इकाई में अति लघुत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, लघुत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक एवं दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए पूर्णांक अंक 30 होंगे। इसी प्रकार दोनों खंड अ तथा ब में कुल पूर्णांक 150 होंगे, यानी 150 नंबर के 2 खंड आपको मिलेंगे। प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो 10 शब्द या 1 पंक्ति होगी। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द सीमा होंगी या फिर 5 से 6 पंक्तियों में इसका उत्तर हमें देना होगा। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा जो होगी वो 200 शब्दों की होगी, यानी लगभग 20 से 22 लाइन में 20 से 22 पंक्तियों में हमारा उत्तर समावेशित होना चाहिए। अब हमने परीक्षा के स्वरूप को समझ लिया है और अब राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समझते हैं।
प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो दो तरीके से विभाजित है, एक भारतीय राज्य व्यवस्था और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के सेशन में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी है। भारतीय राज्य व्यवस्था की राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो पेपर है मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, इसमें मध्य प्रदेश से जुड़े जो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में घटक है उनका समावेशन किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश की जनांकिकी, मध्य प्रदेश की जनांकिकी के रूप में इसके साथ ही जनगणना, अब डेमोग्राफी और सेंसस ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके अर्थव्यवस्था में। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपको पूरे भारत की जनांकिकी और जनगणना इनके बारे में पढ़ाई करनी ही है या इनके बारे में अधिक जानकारी लेनी ही है, लेकिन राज्य के जनांकिकी और जनगणना के रूप में भी आपको विश्लेषण करना होगा। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास का स्वरूप यहाँ पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है, इनके बारे में विश्लेषण किया जाएगा। अब छठी इकाई पर आने पर हमें ये समझ में आता है कि यहाँ जो आखिरी की दो पंक्तियां हैं वहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की हुई है। ये काफ़ी सीमित शब्दों में आपका पाठ्यक्रम विश्लेषित किया है, लेकिन ये पाठ्यक्रम बहुआयामी और काफ़ी गहराई वाला है। इसमें कहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आपको डिटेल अर्थव्यवस्था के बारे में सारे ही घटकों को पूरी तरीके से समझना होगा। अब डिटेल अर्थव्यवस्था का क्या मतलब रहा? इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका जो विकास होते गया उसके बारे में हमें जानना होगा। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अब इनके क्षेत्रों के साथ साथ जो योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाएं थी, इनके बारे में भी हमें काफ़ी गहराई से जानकारी लेनी होगी। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो ये कहा गया है कि औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, इसमें औद्योगिक विकास में और विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात भी समावेशित है। अब भारत के विदेशी व्यापार को समझने के लिए उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी हमें समझना होगा। औद्योगिक विकास को समझते हुए जो करंट अफेयर्स है, यानी जो फिलहाल घटनाएं आपके जीवन में घट रही है या भारत के संदर्भ में घट रही है, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी रखनी होगी। मसलन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो पैकेज भारत सरकार ने दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, इसमें MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की बात की गई कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इंजन का काम करते हैं और इनके विकास के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट या काफ़ी बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है। सो हमें समझना होगा कि MSME का स्वरूप क्या होता है, इनकी भूमिका क्या होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास के संदर्भ में। इसके साथ ही जो अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। वित्तीय संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इनके बारे में हमें गहराई से जानकारी लेनी होगी। इन सब में जब हम रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे तो रिजर्व बैंक का स्वरूप, इसकी संरचना, इसके कार्य, इनका पॉलिसी मेकिंग, इनका नीति निर्माण इत्यादि के बारे में आपको बात करनी होगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की अगर हम बात करें तो हमें समझना होगा कि मुद्रा से जुड़े मुद्दे, इसके साथ ही बैंकों की भूमिका, इनकी कुछ शब्दावलियाँ और इनके कार्य व स्वरूप, इन्हें हमें समझना होगा। जब सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करेंगे तो हमें शेयर मार्केट की स्वरूप, संरचना व कार्य तथा अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका के बारे में ध्यान देना होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो है, इनके बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी लेने की ज़रूरत होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो आगे आपका सिलेबस आता है राष्ट्रीय एवं संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाओं में। इसमें भारत का निर्वाचन आयोग,
इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग। अब नीति आयोग के संदर्भ में अगर देखें तो आपको याद होगा कि 1 जनवरी 2015 से स्थापित जो नीति आयोग है उसने योजना आयोग का स्थान ले लिया और उसके बाद 2020 में यानी इस वर्ष इसे 5 साल पूरे हो गए। अब इन 5 सालों में इन्होंने क्या खोया और क्या पाया, इसका मतलब इनकी जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना होगा। इसके साथ ही जो नीति आयोग के कार्य का आधार है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद, इससे जुड़ी कुछ संकल्पनाएं, इनकी रचनाएं, इनके कार्य का स्वरूप और इनके विकास के मुद्दे, इनसे जुड़ी सभी बातों की जानकारी हमें लेनी होगी। इसके बाद जो बाकी के आयोग है वो आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जिनके सेशंस ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो। जो अब तक हमने देखा वो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम था, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ अपना तालमेल बनाए रखना है। इसका मतलब ये कि देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों की जब बात आती है तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि इसमें आपको रटना होगा। मेरी समझ ये है कि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, संकल्पनाओं को गहराई से जानेंगे नहीं, उस विषय के साथ जब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे, तब तक आपके प्रीलिम्स की तैयारी पूर्ण नहीं होगी। और इसलिए जब भी आप अपने अभ्यास की रणनीति बनाएं तो इसे इस तरीके से बनाइए कि मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास हमें करना चाहिए। मुख्य परीक्षा में जब आपको उत्तर लेखन आपसे अपेक्षित किया जाता है या अपेक्षा की जाती है कि आपको उत्तर लेखन करना चाहिए, तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि उसके लिए आपको विषय की समझ, विषय की जानकारी और कंटेंट चाहिए होंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उन इन्फॉर्मेशन को या उन सूचनाओं को प्रतिबद्ध रूप से पंक्तियों में लिखना, ये कला आपको सीखनी होगी। और इसी के दौरान जो संकल्पनाएं आपकी विकसित होती जाएंगी, उसी आधार पर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां कर पाएंगे। जो बच्चे नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं या शुरुआती रूप में ही हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मेरा कहना ये है या मेरी सलाह ये है कि आप उत्तर लेखन करते हुए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करिए। अब काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि कैसे करें उत्तर लेखन। तो उत्तर लेखन के लिए पहले तो ये समझिए कि अगर आप शुरुआती विद्यार्थी है, यानी आपने अभी परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया है, तो एकदम से उत्तर लिखना संभव नहीं होगा। उसके लिए आपको वास्ट रीडिंग की ज़रूरत होगी, जो आपने बचपन से लेके आज तक सूचनाओं के बारे में जाना है या जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आपने पढ़ी है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पढ़ाई है, इसका मतलब क्या है, जो रेफरेंस बुक है, संदर्भ ग्रंथ, इसके साथ ही न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू होते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, किसी भी भाषा में पढ़िए, लेकिन उस न्यूज़पेपर से आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या है, इसे समझना ज़रूरी होगा। अब काफ़ी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते तो है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि उस न्यूज़पेपर में एक्चुअली हमारे काम का क्या है। और इसलिए आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी एक प्रिंटेड कॉपी आपके पढ़ाई का जो टेबल है उसके सामने लगी होनी चाहिए, आपके आंखों के सामने ये हमेशा रहनी चाहिए। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके पाठ्यक्रम से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे अंडरलाइन करके हम ये समझेंगे कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है। अपने नोट्स खुद डेवलप करें या नहीं करें, ये भी एक विद्यार्थियों का क्वेश्चन होता है। तो देखिए, नोट्स मेकिंग जो है वो एक कला है और शुरुआती दौर में बच्चे या विद्यार्थी जो है वो नोट्स मेकिंग नहीं कर पाते हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जब बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से जानेंगे, तब आप उन्हें कम शब्दों में विश्लेषण करने का एक कला विकसित कर पाएंगे। तब आप नोट्स बनाइए। शुरुआती दौर में आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि ये एक तो समय की बर्बादी होगी और उसके साथ ही आपकी समझ विकसित होना अभी बाकी होगा। कहने का मतलब ये है कि आप मुख्य परीक्षा को केंद्रित करते हुए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करिए। देखते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है
उसमें किन किन मुद्दों पर बात की गई है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसे हेडिंग में दिया हुआ है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इसमें से जो अर्थशास्त्र से जुड़े मुद्दे हैं उसका आज हम विश्लेषण करते हैं। इसमें जो इकाई 1 है, इसमें भारत की कृषि, भारत का उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दों और इनकी पहल के बारे में बात की गई है। अब जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि भारत की कृषि जो है ये बैकबोन रह चुका है भारत के इतिहास का, और इसकी वजह से कृषि का बदलता स्वरूप, इसमें जो तकनीकी विकास हुआ है उसके बारे में हमें जानना होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो खाद्य प्रक्रिया उद्योग बन रहे हैं या फिर विकसित हो रहे हैं, उनकी भूमिका के संदर्भ में आपको यहाँ बात करनी होगी। उद्योग की अगर बात करें तो उद्योगों की जो स्वरूप है, जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, इसके साथ ही सनराइज इंडस्ट्रीज, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो नवरत्न कंपनियां हैं या महारत्न कंपनियां हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इन सब की भूमिका आपके एग्जाम में क्या होगी, इनके बारे में हमें जानना होगा। और सेवा क्षेत्र, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि सेवा क्षेत्र का हमारे जीडीपी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आंतरिक विरोध ये है कि सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन बड़ा होने के बावजूद रोजगार उत्पन्न करने की जो इनकी क्षमता है वो काफ़ी कम है। अब ये जो असंतुलन है, इसका कारण और इसके जो उपाय है, इनके बारे में हमें समझना होगा। इसके साथ ही गहराई से इन्हें जानकर इस समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे या प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आपसे क्या अपेक्षा की जाएगी, इसके बारे में हमें अपनी समझ विकसित करनी होगी। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के मामले में इसे समझिए कि राष्ट्रीय आय की गणना से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हमें डिटेल जानकारी लेनी होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना की ज़रूरत क्यों होती है, ये क्या होता है, इसके साथ जो शब्दावलियाँ जुड़ी हुई हैं वो कौन कौन सी है और इनकी संकल्पनाएं क्या है, इसके बारे में हमें बहुत गहराई में पढ़ाई करनी होगी या गहराई में इसके बारे में अभ्यास करना होगा। इसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति, जैसे हमने प्रारंभिक पाठ्यक्रम में देखा था। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जब देखा था तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो बहुआयामी होगा और गहराई से भरा होगा। देखिए, अभ्यास करने के 2 तरीके होते हैं, एक सतही अभ्यास और दूसरा गहराई से चीज़ों को जानना। जब तक आप किसी चीज़ को, किसी विषय को गहराई से समझ नहीं पाएंगे, तब तक उससे रिलेटेड जो प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कई बच्चे सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर रट लिया जाए तो पेपर सॉल्व हो जाता है। ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं होता, आप गलत समझ रहे हो। और बदलते पैटर्न के साथ एमपीपीएससी का भी स्वरूप बदल रहा है, इसलिए आपसे गहराई से विषय की समझ की अपेक्षा की जाती है। अब बैंकों के कार्य के साथ साथ वित्तीय समावेशन की बात की गई है। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, इसे पहले समझिए। दुर्बल घटकों को समाज के आर्थिक विकास के मुख्य धारा में शामिल करना, ये शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, उनकी जवाबदेही होती है, और इसके लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे वित्तीय समावेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंकों के रूप में जो आप देखते हो कि गाँवों के में या फिर बिल्कुल विलेज लेवल पे बैंकों का जो जाल हम फैला रहे हैं, इसके साथ ही ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स हम ओपन करवा रहे हैं, जनधन अकाउंट्स जो हमने खुलवाए, ये सब वित्तीय समावेशन की तरफ एक पहल है। एटीएम से लोगों का परिचय, ई बैंकिंग से लोगों का परिचय, इसी के साथ जो भीम ऐप या उसी के जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस है जिसके तहत आप अपनी जो मुद्रा है, अपना जो कैश है, उसे हस्तांतरण कर सकते हो, इसे वित्तीय समावेशन कहा जाएगा। इसके साथ ही मौद्रिक नीति के बारे में हम बात करेंगे। अब मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई। और आरबीआई की मौद्रिक नीतियों से संबंधित जो मुख्य बातें हैं
उन्हें हमें चर्चा में लाना होगा, इसके साथ ही इसका विश्लेषण करना होगा। मौद्रिक नीति के लिए जो समिति बनाई जाती है, उनका स्वरूप, उनकी संरचना, उनके कार्य और उनके उद्देश्यों को हमें समझना होगा। मौद्रिक नीतियाँ जो फिलहाल वर्तमान में बनाई गई वो कितनी कारगर साबित हुई और कहाँ उनमें समस्याएं आई, इनका आपको डिटेल में एनालिसिस करना होगा। अगला कंपोनेंट अगर देखें तो कर प्रणाली के बारे में यहाँ बताया गया है। भारत की कर प्रणाली के बारे में जो पहली चर्चा की गई वो चाणक्य के अर्थशास्त्र की किताब में हमें मिलती है। अब इसमें अच्छे कर प्रणाली की विशेषताएं, ये जो टॉपिक है ये चाणक्य के अर्थशास्त्र किताब से निकला हुआ टॉपिक है, जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के ही बारे में चर्चा की गई है। सब्सिडी, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ, नकद लेन देन और राजकोषीय नीति। देखिए ऊपर आपने मौद्रिक नीति के बारे में बात की। जब भी मौद्रिक शब्द का इस्तेमाल हो तो इसे याद रखिए कि मौद्रिक का मतलब आरबीआई से जुड़ा हुआ होता है, और जहां राजकोषीय नीति का इस्तेमाल हो यानी राजकोषीय शब्द जब आएगा फिस्कल, तब ये सरकार से जुड़ा हुआ होगा। इसे ध्यान दीजिए, ठीक है। हालांकि जब भी हम सेशंस आगे बढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे ही, या डिटेल में इसके बारे में हम जानकारी लेंगे ही। फिलहाल हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपका सिलेबस दिया गया है, आपको क्या क्या समझना है। इसके बाद अगला कंपोनेंट है लोक वितरण प्रणाली। अब लोक वितरण प्रणाली का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। साधारण शब्दों में, आम आदमी के भाषा में इसे राशन की दुकान कहा जाता है। देखिए कोरोना संकट से जूझते हुए जब आपने देखा कि भारत सरकार ने बहुत सारी जो सुविधाएं प्रदान की, इसमें एक ये भी सुविधाएं थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज दुर्बल घटकों तक पहुंचाया गया। अब ये जो मुफ्त अनाज दुर्बल घटकों तक सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा, उसमें सबसे बड़ा रोल जो रहेगा वो लोक वितरण प्रणाली का होगा। अब आपके परीक्षा के मद्देनजर हमें इसमें क्या पढ़ना होगा? एक, लोक वितरण प्रणाली की भूमिका भारत के अर्थव्यवस्था में, इसी के साथ वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका। इसके बाद जो समाज के दुर्बल वर्ग हैं उनका जो जीवन का दर्जा है उसे अगर हमें ऊंचा उठाना होगा या सुधार करना होगा तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। और लोक वितरण प्रणाली में फिलहाल वर्तमान में जो समस्याएं भारत शासन जिस समस्या से जूझ रहा है उसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। इसका अगला कंपोनेंट अगर आप देखो तो ये कुछ उसी से मिलता जुलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां और चुनौतियां क्या है, इसे आपको समझना होगा। इसमें आपको वैश्वीकरण की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके साथ ही जो चुनौतियां हैं उनमें कौन कौन है? गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन। ये जो समस्याएं हैं ये हमेशा से भारत के सामने रही है। अब इसके साथ ही हमें आयात पर्यायीकरण और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो कदम उठाने हैं उसके बारे में भी बात करनी होगी। अगला कंपोनेंट अगर हम देखें तो यहाँ बताया गया है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन समझने के लिए आपको जो फॉरेन ट्रेड ये कंपोनेंट आपके पाठ्यक्रम में है इसके बारे में बात करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात की नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे आसियान, सार्क, नाफ्टा, ओपेक, इनके बारे में बात करनी होगी। भारत की ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यानी जो बाहर से विदेश से हमारे यहाँ आई है, जो एफडीआई और एफआईआई से के जरिए यानी जो भारत में जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए, इनके बारे में भी हमें बात करनी होगी। ठीक है, इसके बाद अगर अगला टॉपिक हम देखें तो इकाई 2 में आपके मध्य प्रदेश के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें कृषि से रिलेटेड मुद्दे जैसे प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, फसलों का उत्पादन एवं वितरण का भौतिक और सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव,
बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली, पशुपालन, ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इनकी समस्याएं, इसके साथ ही इनका भंडारण और विपणन से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, इनके बारे में यहाँ बात की गई है। अगर ब्रॉडली या मोटे शब्दों में इसे समझा जाए तो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रीय कृषि है उसकी समस्याएं, उसकी चुनौतियां, उसका स्वरूप, इसके साथ ही उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में आपको गहराई से जानकारी लेनी होगी। कृषि कल्याणकारी योजनाएं जो है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। इन सब में सेवा क्षेत्र का योगदान भी पूछा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा और संसाधनों के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। इनमें जनांकीय परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इनका प्रभाव। देखिए, किसी भी राज्य के विकास के बारे में अगर आपको समझना होगा या किसी भी देश के विकास के बारे में अगर हमें समझना होगा तो उसके मानव संसाधनों को हमें समझना होता है। यानी कितनी जनसंख्या आपकी 15 से 55 उम्र के बीच है, साक्षर है और इसके साथ ही तकनीकी कुशल है। अगर इसका डेटा हमारे पास होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो राज्य कितना विकसित होगा या कितना अविकसित होगा। इसीलिए मध्य प्रदेश की कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न जो ट्रेंड्स है यानी चलन है, उसके बारे में हमें बात यहाँ करनी होगी, इसकी गहराई से जानकारी लेनी होगी। इकाई 3 मानव संसाधन विकास से जुड़ी हुई इकाई है, जिसमें मैंने आपको बताया साक्षरता जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इसके साथ ही जो निशक्त वर्ग है, निशक्त वर्ग कौन कौन होते हैं? ये होते हैं महिलाएं, वृद्ध, बालक, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग। इन सब के लिए जो विकास की परियोजनाएं लाई जाती है, इनके बारे में हमें गहराई से जानकारी लेनी होगी इस परीक्षा के अभ्यास के मद्देनजर। इकाई 4 की अगर बात करें तो ये सोशियोलॉजी से संबंधित मुद्दा है। इसे इस सेशन में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक नज़र देखते हुए ये कहेंगे कि सामाजिक समरसता के घटक। अब समरसता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि एक पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से समाज के लोग जब एक दूसरे के साथ मेलजोल बनाते हैं, अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म, जाति, पंथ और भाषाओं के होने पर भी जो भारत की संस्कृति विशेषताओं के आधार पर टिकी हुई है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रसार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की जो भूमिका है, इसके साथ ही स्व सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां और कुटुंब न्यायालय, इसके बारे में यहाँ चर्चाएं की गई हैं, ये हमें दिखाई देगा। अगली इकाई जो है वो है इकाई 5, और इकाई 5 भी कुछ हद तक के आपके अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र, इन दोनों का मेल रखने वाली इकाई है। इसमें जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, जो हेल्थ है। अब ये जो घटक है वो अर्थव्यवस्था के जनसंख्या से रिलेटेड जो पॉपुलेशन घटक है उसमें निहित है। इसमें आपको समझना होगा कि जनसंख्या की समस्याएं क्या क्या है, इनकी स्वास्थ्य समस्याएं, इनकी शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, इसके बारे में हमें बात करनी होगी। इसके बाद महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के कारण व प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों के उपचार। अभी इसमें आप बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आप बात कर सकते हो, जैसे मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना या इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रम। इसी के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जो मानव स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी भी हमें गहराई से जानकारी लेनी होगी कि इनके उद्देश्य क्या है, इनकी संरचनाएं कैसी है और इनके तहत जो कार्यक्रम बनाए गए हैं या आज तक जितने कार्यक्रम इनके द्वारा बनाए गए जिसका भारत को लाभ मिला है, ये
आपके पाठ्यक्रम में समावेशित कार्यक्रम है। अब इसे समझिए कि ये जो पाठ्यक्रम का एनालिसिस हमने किया वो इसलिए किया क्योंकि कई बच्चे एग्जाम की तैयारी करने के पहले जो रणनीति बनाते हैं उसमें करते क्या है कि अपने सीनियर से आप किताबों की लिस्ट ले लेते हो कि भैया आपने क्या पढ़ा था, हम भी वही पढ़ेंगे। बिना चीज़ों को समझे अगर आपने अपनी मंजिल को डिसाइड किया कि आपको यहाँ जाना है लेकिन आपको रास्ता पता नहीं है तो हो सकता है कि आप भटक जाओ, और इसी वजह से सही रणनीति के तहत आपको कार्य करना होगा। सही रणनीति का जो पहला कदम होगा वो ये होगा कि आपको अपना सिलेबस आपके आंखों के सामने रखना होगा हमेशा। हो सके तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब जब आप किताबों में संदर्भ ग्रंथ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे या स्टेट बुक्स पढ़ेंगे, स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ेंगे, तब जब जब इन घटकों से आप परिचित होंगे तो आपको यह आश्वासन खुद में ही मिलेगा कि ये हमारे पाठ्यक्रम में समावेशित घटक है। इसलिए पाठ्यक्रम का आपके सामने होना एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अपनी रणनीति की तैयारी करते हुए या अपनी रणनीति बनाते हुए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग मत कीजिए। मुख्य परीक्षा में जब आप विषय की समझ को विकसित करेंगे तभी आप प्रीलिम्स के पेपर को छुड़ा पाएंगे या प्रीलिम्स के पेपर को हल कर पाएंगे। जब तक आपको विषय की जानकारी गहराई से नहीं होती, आपकी संकल्पनाएं क्लियर नहीं होती, तब तक आप प्रीलिम्स के जो बहुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसे ध्यान रखिए। सिर्फ रट के पेपर को सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको विषय की समझदारी बढ़ानी होगी। अब इस विषय की समझदारी बढ़ाने के लिए जो पूर्वांचल आईएएस में हम सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें बिल्कुल बेसिक से, यानी ये मान के कि जो विद्यार्थी इसे फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल नए तरीके से इसकी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और इनकी विषय की जानकारी शून्य है, यह मानकर हम पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही 0 से लेके एग्ज़ाम ओरिएंटेड यानी आपके परीक्षा के स्तर तक आपकी पढ़ाई हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ये सेशंस इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को हम इसमें शामिल करते हुए चले, और जिन बच्चों की तैयारियां हो चुकी है, जिन विद्यार्थियों का 1 बार 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है, उनके लिए भी कुछ नई जानकारी यहाँ से मिलनी चाहिए। जो आपके फेल्यूर की रीज़न्स है, आपकी संकल्पनाएं क्लियर ना होना, वो हम यहाँ विकसित करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश हम इन सेशंस में करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस सेशन के आखिरी में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो देखते हैं कि आपके मन में जो प्रश्न होता है कि मुख्य परीक्षा में हमने देखा आपको दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, इसके साथ ही जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनके आंसर्स लिखना है। आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ कि आपका जो मुख्य परीक्षा का स्वरूप होगा उसमें आपको शब्दों में अपने उत्तरों को लिखना होगा। इसमें प्रत्येक इकाई से 3 अति लघुत्तरीय, 2 लघुत्तरीय और 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर आपसे अपेक्षित किया गया है या आपसे अपेक्षा रखी गई है कि आप इस तरीके के सवालों के जवाब दे पाए। अब प्रत्येक इकाई में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, लघुत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। सो इसके मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग की जाए या किस तरीके से हम अपने सेशंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल शुरुआत में ही पिछले साल के या पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उनके प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं और इनके कीवर्ड्स को समझे बिना आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका जो उत्तर है उसे आपको शब्द सीमा में
लिखना है। इसका मतलब ये कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो डिसाइडेड है। आपको अपना सटीक उत्तर लिखते हुए शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, और इसलिए जो फॉर्मेटिंग है वो धीरे धीरे ही आप कर पाओगे। जब जब हम अपने सेशन में कोई टॉपिक की चर्चा करेंगे या किसी घटक की चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उसी के साथ साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से इस पर प्रश्न बनेंगे और किस तरीके से आप इन्हें लिख पाओगे। सो देखते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत सरकार की विनिवेश नीतियों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण किए जा रहे हैं। अब इन निजीकरणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए आपसे कहा गया है। इसकी शब्द सीमा 200 शब्दों की है, यानी ये एक निबंधात्मक प्रश्न है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अब भारत सरकार की जो विनिवेश नीति है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही क्या क्या कदम उठाए गए हैं, और फिर इसका जो पुछल्ला प्रश्न है आलोचनात्मक विश्लेषण, इसका क्या अर्थ होता है इसे समझिए। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब होता है आपको पक्ष और आपको विपक्ष दोनों के बारे में बात करनी है, और आपके उत्तर को संतुलित रखते हुए इसे शब्दों में साझा करना होगा। अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो लिखना शुरू करते हैं और एक ही पक्ष में लिखते रहते हैं। जब उन्हें ध्यान आता है कि अरे इसका विपक्ष तो रह गया, और फिर आपको ये समझ में आता है कि आपका आंसर काफ़ी लंबा हो चुका है, आपकी शब्द सीमा उल्लंघित हो चुकी है। सो इसीलिए जब भी आपको आंसर लिखने का मन करे तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन को आप एक पेपर पे लिख ले। जैसे हमने यहाँ लिखा है, भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों के निजीकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अब इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इस क्वेश्चन को ब्रेक करें। ब्रेक इस तरीके से करिए कि देखिए, प्रश्न में पूछा गया है भारत सरकार की विनिवेश नीति, यानी पहले तो हमें यह समझना होगा कि विनिवेश नीति क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण को किया गया है या फिर इस तरीके की पहल की गई है। अब आपको ये समझना होगा, क्या ये पहली बार किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास में यानी कि भारत के आज़ादी के बाद ऐसे कदम उठाए गए हैं। तो आपका दूसरा काम ये होगा कि तुरंत ढूंढिए कि पहले ये कब किया गया था। योजनाओं का इतिहास देखिए, उन योजनाओं में जो सरकारी और निजी भागीदारिता के बारे में बात की गई है वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और फिर आपको याद होगा 1991 के जो रिफॉर्म्स है, आर्थिक सुधार है, उसके बाद आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे, सरकारी निजी भागीदारी पर काफ़ी एम्फसाइज किया हुआ हमें दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको ये कहा गया है कि इन निजीकरणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। मैंने अभी आपको बताया आलोचनात्मक विश्लेषण हमें करना है, और आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब है इसका पक्ष और विपक्ष इन दोनों की भी हमें ध्यान रखना होगा। आपका जो उत्तर है वो एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। एक आदर्श उत्तर जब आप लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले उनके बिंदुओं को बनाना होगा, उनके पॉइंट्स को लिख लीजिए एक रफ पेपर पे कि आपको किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालना है, या आप अपने आंसर में, अपने उत्तर में कौन कौन से बिंदुओं का समावेशन करना चाहते हो। यह आपका पहला काम है। ठीक है, जब आप पॉइंट्स को निकाल ले तो फिर इनकी क्रोनोलॉजी लगा लीजिए। अब क्रोनोलॉजी का क्या मतलब होता है कि कौन सा पॉइंट पहले लिखेंगे, कौन सा पॉइंट बाद में लिखेंगे, उसको नंबर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर इन पॉइंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उसकी मेन बॉडी, और तीसरा उसका कंक्लूजन। हर प्रश्न जो आदर्श उत्तर रहेगा उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों दिखाई देने चाहिए। ठीक है, अब इसे समझिए कि ये जो प्रश्न हमारे सामने है इसको हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इसमें हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले तो आपको विनिवेश नीति का अर्थ पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। विनिवेश यानी क्या, कौन सी नीति है ये, इसके बारे में हमें पहले
पता होना चाहिए। इसके बाद इसके प्रकार कितने होते हैं, क्या विनिवेश केवल एक ही तरीके का किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब दूसरी आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि विनिवेश के बारे में एक लाइन में या एक दो लाइन में इतिहास बताए कि ये शुरू कब से हुआ था। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में आने के बाद आपको ये पता चलेगा कि देखिए हाल ही में, यानी वर्तमान से हमने इसको जोड़ दिया, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनिवेश नीति के अंतर्गत रणनीतिक विनिवेश की नीति बनाई गई है। यानी ये एक प्रकार है विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का एक प्रकार है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब रणनीतिक विनिवेश की नीति बनाई गई है सरकार द्वारा। अब जहां आपने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि विनिवेश के प्रकार कितने होते हैं, वहीं पे आपने मेन बॉडी में ये बताया कि ये नीति किस प्रकार की है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, क्यों ये जरूरी है। आपको आलोचना कर दी है, लेकिन इसके पहले इसका महत्व बताना होगा। इसका महत्व आपको ये बताएंगे, हम ये बताएंगे कि देखिए वर्षों से, काफ़ी वर्ष हो गए, वर्षों से एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधारों को एलपीजी कहा जाता है। इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों को लाया गया था। इनके सुधारों को ध्यान में रखते हुए विनिवेश के लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। और ये क्यों किया गया है, ताकि निजी क्षेत्रों को निवेश के लिए अधिक मौका मिल सके। ये है आपका की पॉइंट, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करते हुए जो आपका दूसरा बिंदु है, उसको आपने तीसरे बिंदु से सपोर्ट किया है। कैसे सपोर्ट किया, देखिए इसमें ये कहा गया है कि एफआरबीएम का जो अधिनियम है, जिसके लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता है, जिसमें नियमित रूप से कमी देखी गई है। यानी हम लक्ष्य तो रखते हैं या आप उद्देश्य तो डिसाइड करते हैं, लेकिन उसको सफलता से पा नहीं पा रहे हैं। 2016 से लेके 2019 तक अगर हम देखें तो एफआरबीएम के अधिनियमों के लक्ष्यों को हमने हमेशा उसका उल्लंघन किया है, और इसे सुधारना भी हमारी एक ज़रूरत होगी। अब जो नए विद्यार्थी है वो बिल्कुल गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको हम सेशंस में कवर करेंगे। एफआरबीएम क्या होता है? एफआरबीएम होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये जो आया था 2003 में, इसके तहत हमने ये डिसाइड किया था कि इसके कुछ लक्ष्य होंगे और उसी के अंतर्गत हम अपना कार्य करेंगे। इसके जो स्वरूप है या ये एक्ट क्यों आया था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वगैरह जो कहानी है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम सेशंस में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस बात को समझिए कि इसमें विनिवेश के लक्ष्य को बढ़ाया जाना, ये हमारा मेन टारगेट था। और इसके साथ ही हमें क्या करना होगा कि इसके साथ ही एफआरबीएम के जो लक्ष्य है, इसमें नया लक्ष्य, अब हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करें कि वित्त वर्ष 2020 से 21, यानी हमारा ये जो आर्थिक वर्ष है 2020-21, इनमें राजकोषीय घाटा जो है वो 2.8% होना चाहिए, और इसे घटाकर 2023 तक 2.5% करना है। ये हमारा नया लक्ष्य है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के तहत, बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। अब ये रहा आपका मेन बॉडी, ठीक है। यहाँ आपने करंट अफेयर्स के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, इसके साथ ही हाल में जो चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदुओं को प्रकाशित किया। अब आपको ये समझना है कि सिर्फ आपको तारीफ नहीं करनी है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो आपको आलोचनात्मक विश्लेषण कैसे करना है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि आपको ये कहना होगा कि हालांकि इस तरीके के निजीकरण जो है, इनके अंतर्गत दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विचारों से समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही जो आलोचनाएं निजीकरण के मामले में होती है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, या फिर इसमें काफ़ी हद तक के भ्रष्टाचार होता है, इन सबको भी आपको, आप अगर चाहे तो इसका उल्लेख कर सकते हैं। और आपका जो मेन मुद्दा होगा वो ये होगा कि विनिवेश की नीतियाँ जो है वो नियम आधारित होनी चाहिए। इस तरीके से आप 200 शब्दों में इस आंसर को, इस उत्तर को लिख पाएंगे। आई होप कि जो विद्यार्थी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन मिला होगा कि उत्तर को कैसे लिखा जाए।
और जो विद्यार्थी नए रूप से तैयारी कर रहे हैं उनको ये समझ में आया होगा कि बिना पढ़ाई किए, बिना अभ्यास किए आप उत्तर को नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठा करनी होगी। आपको पहले पढ़ना होगा, बेसिक बुक्स को पढ़ना होगा, कुछ रेफरेंस बुक को पढ़ना होगा। जब आपके पास जानकारी इकट्ठा हो जाएंगी तो उस जानकारी को आपको उत्तर लेखन में ढालना होगा। इस पूरे जर्नी में जो पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन मंच में आप मुझसे जुड़ोगे, तब हम इस पूरी जर्नी में इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक, विषय की समझ बढ़ाएंगे। दूसरा, बेसिक से लेके एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। और तीसरा, सतत उत्तर लेखन करेंगे। यानी जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पर प्रश्न बनेगा और किस तरीके से इस पर उत्तर लिखा जाएगा। आई होप